और अब मेरा ये करियर में कैसे स्टार्ट करूंगा। मैं आर्थिक रूप से बोझ नहीं बनना चाहता हूँ अपने माता पिता के ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ટોક વિથ ભાવનગરમાં હું છું નીતિન સોની। આજે આપણે એક વિશેષ વ્યક્તિ સાથે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે કે જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જે અમદાવાદ શાખા છે તેમાં સફળ નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે એજીએમ તરીકે। આપણી સાથે જોડાયા છે ભૂપેન્દ્રભાઈ ત્રિપાઠી। આપણે તેમની સાથે વાત કરવાના છે। તેઓ પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે, પરંતુ કહી શકાય કે જેને હિમાલય સર કરવો હોય છે એમના માટે કોઈ મુશ્કેલી નડતી નથી। નાનપણથી લઈને અત્યાર સુધી એટલે કે જે પ્રકારે એજીએમ સુધીના હોદ્દા ઉપર તેઓ પહોંચ્યા છે, કઈ મુશ્કેલીઓનો તેમને સામનો કર્યો છે, કઈ રીતે આ હોદ્દા ઉપર પહોંચ્યા છે, આ બધી જ વાત આપણે કરીશું ભૂપેન્દ્રભાઈ ત્રિપાઠી સાથે। थैंक यू। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे दर्शकों फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वर्ष 2012 में जब मुझे TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैं एज एन IT एनालिस्ट वर्क कर रहा था और मुझे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ओवरसीज यानी कि डेपुटेशन के लिए फिनलैंड भेजा जा रहा था और पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हो चुका था और बाहर जाने की तैयारी चल रही थी। और अचानक से एक रात्रि को मुझे एक गंभीर पैरालिटिक अटैक आया और अगले दिन MRI स्कैन से पता चला कि मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में बड़ी बड़ी गांठें हो गई हैं और बायोप्सी से पता चला कि ये लास्ट स्टेज यानी कि अंतिम चरण का कैंसर है। और 2012 से 13 के बीच में लगभग 13 महीनों तक कैंसर से मेरी लड़ाई चलती रही, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। बताना चाहता हूँ साथियों कि मुझे लास्ट स्टेज का था तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव नहीं है। मैं मात्र 5 से 6 हफ्तों का ही मेहमान हूँ इस दुनिया में, परंतु एक मेरे अंदर कहते हैं ना, जो अंदर की आंतरिक शक्ति, उसको मैंने इकट्ठा किया और मेरी माता पिता की आंखों में जो एक विलक्षण साहस देखा मैंने, मेरे परिवारजनों का जो साथ था, उससे मुझे भी एक जोश आ गया और मैंने ये निश्चय किया कि मैं कैंसर और पैरालिसिस इन दोनों शत्रुओं के सामने एक योद्धा के जैसे जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं शत्रुओं के सामने, उनके जैसे एक स्माइल के साथ फाइट करूँगा अंतिम सांस तक, और चाहे परिणाम जो भी कुछ हो। और बताना चाहता साथ ही 2013 में अंततः वो एक शुभ दिन आया जब जिसका मेरे परिवार को, हम सबको बेसब्री से प्रतीक्षा थी जिसकी, और मुझे डिक्लेयर कर दिया गया कि मैंने 100% कैंसर पे विजय प्राप्त कर ली थी और सब जगह खुशियों का माहौल था। परंतु वो खुशी हमारे परिवार की ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि तुरंत बाद जब आई डॉक्टर्स ने आई चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि आपके ये सब कैंसर की जितनी ट्रीटमेंट होती है, कीमोथेरेपी वगैरह, उन सब की आड़ असर से, साइड इफ़ेक्ट से मेरे आँखों की नस है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा था और वो सूख गए थे। और जो भी कुछ मुझे उस समय 20-25% दिख रहा था, उनके अनुसार अगले 2-3 महीनों में वो भी मेरा विजन जाने वाला था और इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था उनके अनुसार। और इस प्रकार 2013 में मैं 2-2.5 महीने का जो मेरा उस समय था, जो कि मेरे लिए बहुत पीड़ादायक समय था। आप सोच ही सकते हैं साथियों कि हर रात को सोते समय मेरे को डर लगता था कि मैं अगले दिन का सुबह का प्रकाश देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि रोज़ धीरे धीरे करके मेरा विजन कम होते जा रहा था और मेरे आसपास का जो मेरे माता पिता का, मेरे फैमिली वालों का, सबका चेहरा था वो ज़्यादा धुंधला होते जा रहा था हर रोज़। और एक दिन ऐसा आया 2013 में, मैं सुबह सो के उठा और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, और वो दिन है और आज है, अभी तक सिर्फ अंधकार ही है 24 घंटे में, मगर ये बाहरी जगत का अंधकार है, इसको मैंने मेरे मन पे हावी नहीं होने दिया। धन्यवाद। सर, मैं आपको ये भी पूछने वाला हूँ, जब आपकी ये स्थिति हुई थी, आपके परिवार की आर्थिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति कैसी हुई थी उसी वक्त? मेरे परिवार की उस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि पिताजी मेरे IRS 1974 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से उस समय ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, और उसके उपरांत उनका दोबारा एक्सटेंशन उनको प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से मिला था और उसके कारण वो दोबारा एज ए वाइस चेयरमैन सेटलमेंट कमीशन इनकम टैक्स के रूप में कार्यरत थे उस समय। और मैं भी TCS में उस समय वर्क कर रहा था, परंतु ये ब्लड कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो इतनी महंगी होती है, इतनी एक्सपेंसिव, एक इंजेक्शन होता है 1.25 लाख 1.5 लाख का एक इंजेक्शन होता है, कीमोथेरेपी 12 से 13 महीने तक मेरा चला था, कि मुझे अभी भी याद है कि मुझे मेरा खुद का एक घर हमें बेचना पड़ा था उसके ट्रीटमेंट के लिए। फ्लैट हमारा था एक, उसको मुझे बेचना पड़ा था। तो इस तरीके से आर्थिक रूप से जो मेरी जो सेविंग्स थी, जो मेरी पहली जॉब थी TCS में, पूरी की पूरी मेरी सेविंग्स वाइप आउट हो गई थी।
और पिताजी के भी सेविंग्स को खुले हाथ से करना पड़ रहा था हम सबको, क्योंकि ट्रीटमेंट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट स्टेज कैंसर से हम लोग लड़ रहे थे, तो कोई सोचना ही नहीं था कि किस में हम कहाँ पे कटौती करें। तो आर्थिक रूप से शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मगर कैंसर जब तक लड़ाई अंत हो रही थी तब तक हमें भी हम लोग के ऊपर काफ़ी हाँ, जबकि हमारा इतना अच्छा बैकग्राउंड था तो भी उसके बाद भी हमें उसकी बहुत पिंच हमें अनुभव हो रही थी। मैं सोच में पड़ गया था कि मैं दिव्यांग बन जाऊंगा और अब मेरा ये करियर में कैसे स्टार्ट करूंगा। मैं आर्थिक रूप से बोझ नहीं बनना चाहता हूँ अपने माता पिता के ऊपर, समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर, पर मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति पर मानसिक स्थिति जो आपने बोला है वो तो ऐसी मैं कहूँगा कि टचवुड कि मेरे माता जी ने बचपन से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मैं उनको देखता था, नवरात्रि में उपवास करना। तो उससे मुझे जो इनके में जो माँ भगवती आद्या शक्ति के प्रति जो इतनी अटूट श्रद्धा थी मेरी माँ को, वही सेम श्रद्धा मेरे अंदर भी डीएनए में ट्रांसफर हो गई थी। और मैंने मेरी माँ की आंखों में उस समय देखी कि मैं उसमें देख सकता था। तो माँ ने इतना, जब कोई माँ को डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जवान बेटा 5-6 हफ्ते के बाद दुनिया से चला जाएगा, तो स्वाभाविक है कि ऐसी माँ की आंखों में भय होगा, विलाप होगा, शिकायतें होंगी, रोना धोना हो जाएगा, राइट, एक मेलोड्रामा हो जाएगा। पर मेरी माँ की आंखों में एक अलग एक अद्भुत साहस था, एक विचित्र सा, मतलब उनके अंदर एक तेज था, एक बेचैनी थी कि मेरे बेटे को मैं किसी भी तरह से इस दुनिया से जाने नहीं देना है। तो वो देख के मेरे अंदर भी वो जोश आ गया था। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ को वो कैंसर की न्यूज़ हिला नहीं पाई थी, कम से कम मैंने तो उनको नहीं देखा इस तरीके से। जी सर, अभी की बात करिए, जो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहमदाबाद की ब्रांच है, वहाँ एजीएम तक पहुँचे, कौन कौन से पड़ाव पास करके पहुँचे वहाँ तक? जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब मेरी आंखों की दृष्टि चली गई थी तो फिर मैंने ब्रेल लिपि में क ख ग ABCD दोबारा जीवन में अल्फ़ाबेट्स लिखना पढ़ना एक नया तरीका था। और साथियों, आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे को पैरालिसिस से भी मैं रिकवर हो रहा था, तो सीढ़ी से उतरना, चढ़ना और चलना एक वॉकर की फिजियोथेरेपी की मदद से मेरा वो सब भी कार्यक्रम, एक नया जीवन जिसको कह सकते हैं। परंतु जब मुझे पता चला कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि उनके मोबाइल में, स्मार्टफोन में और उनके गैजेट्स में, यानी कि लैपटॉप में डाल के वो अपना काफ़ी सारा काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, जब उसकी मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो फिर मैंने बिल्कुल पीछे उड़ के नहीं देखा और तुरंत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की। और 2014 में ही, 1 वर्ष के अंदर, मैंने लगभग 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक की बिना किसी कोचिंग क्लास के। और मेरी अधिकांश जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मेरी सारी इंटरनेट के माध्यम से, मेरे लैपटॉप या स्मार्टफोन के माध्यम से हुई थी। यूट्यूब में जो स्टडी चैनल्स आते हैं जीके के और सबके, बैंकिंग अवेयरनेस के, फिनेंस वर्ल्ड के और वेबसाइट्स के माध्यम से। उसके अलावा मैंने कई सारे रीडर्स को भी बुलाया था कि मेरा पूरा साइंस बैकग्राउंड था, तो NCERT की सारी इकोनॉमिक्स की बुक से लेके कॉमर्स, BCom की, ग्रेजुएशन की, MCom की, अकाउंटिंग की, फिनेंस की और इकोनॉमिक्स की बुक्स सारी मैंने रीडर्स को बुला के मैंने रिकॉर्ड करके मैं वो भी सुनता था। तो इस तरीके से प्रिपरेशन की थी। और 2014 में मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने RBI का जो असिस्टेंट ग्रेड जिसको कहते हैं क्लास 3 का, वो मैंने क्रैक किया और ज्वाइन भी किया 2015 में। और 2015 में ही मैंने RBI का जो क्लास 1 ऑफिसर का ग्रेड B डायरेक्ट रिक्रूट मैनेजर का एग्ज़ाम और इंटरव्यू, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया। और इस तरह से संबंध में RBI गुजरात का इतिहास का मैं प्रथम दृष्टिबाधित ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड, मतलब 100% ब्लाइंड मैनेजर नियुक्त हुआ, अपॉइंट हुआ RBI गुजरात के इतिहास में। और पड़ाव के बारे में जैसे आपने पूछा कि इसके बाद, ये तो मेरी जॉब शुरू हो गई थी, तो लोग कहते थे अरे त्रिपाठी जी, अब तो आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, एक करियर के मुकाम पे पहुंच गए, तो आप शांति का जीवन जियो ना, क्यों इतनी मेहनत करते हो। पर मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं भागता और हमेशा मेरा एक लक्ष्य होता है कि जहाँ पे भी हो वहाँ पे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है अपने आसपास में। तो ये नहीं होता है कि हाँ चलो मीडियोकर का जीवन जी रहे हैं, नहीं, मुझे हमेशा एक्सेलेंस अचीव करना होता है। तो उस हिसाब से जब मेरा प्रोबेशनरी ऑफिसर में जो था, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में ट्रेनिंग के अंत में मुझे अलंकृत किया गया रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज आउटस्टैंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड, बेस्ट ट्रेनी रनर अप। इस अवार्ड से मुझे, मेरे पूरे बैच में जितने भी मैनेजर्स रिक्रूट हुए थे उस साल, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को लेकर रनर अप मुझे अवार्ड मिला था। तो ये बहुत ही गौरव की मेरी पहली बात थी। और उसके बाद मेरी जब पहली पोस्टिंग अहमदाबाद RBI में हुई थी एज ए मैनेजर, तो उसके बाद अलग अलग मैंने
अचीवमेंट्स किए थे, मगर मेन जो मुझे याद आ रहा है 2017 में Yes. मैंने एक इंटरनेशनल कीर्तिमान स्थापित किया था, जब मैंने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन DC ये एक मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग के ऊपर एक कठिन परीक्षा आयोजित करता है, और उस परीक्षा को पास करने वाला पूरे वर्ल्ड का मैं फर्स्ट ब्लाइंड व्यक्ति बना था। Yes. और वो भी मुझे 93% आए थे। Yes. तो इस प्रकार से मैंने विश्व पटल पर भारत का तिरंगा, भारत का नाम रोशन किया था। और 2018 में मुझे इसी कारण से नेशनल अवार्ड, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस Yes. अवार्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो द बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री, सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित कर्मचारी, इस पुरस्कार से मुझे विभूषित किया गया था। और इसके अलावा मुझे 2 बार, एक तो है डॉक्टर जगदीश पटेल प्रज्ञा चक्षु प्रतिभा पारितोष, ये मुझे मिला था गुजरात के राज्यपाल के द्वारा, माननीय राज्यपाल जी के द्वारा। और इसी वर्ष 2025 में मुझे महाराष्ट्र के राज्यपाल जी के द्वारा डॉक्टर पीलू खम्बाटा बेस्ट विजुअल इम्पेयर्ड एम्प्लॉय के अवार्ड से दोबारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरा खुद का एक चैनल भी है, इसका नाम है नेशनल अवार्डी भूपेंद्र त्रिपाठी। और जब भी मुझे समय मिलता है तो मेरे मन में यही आता है कि किस तरीके से मैं मेरे समाज के प्रति योगदान दे सकता हूँ। तो एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में और बाकी सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में पैरालिटिक पेशेंट्स को और सबको एक प्रेरणा देता हूँ कि जीवन को कभी भी आप रीबाउंड कर सकते हैं, कभी भी आप गिर जाए तो आप बाउंस बैक हो सकते हैं, अगर आपके अंदर एक हौसला हो, एक निश्चय हो कि मुझे आगे ही आगे बढ़ना है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं विश्राम नहीं करना है, कहीं विलाप नहीं करना है, रोना धोना नहीं है। क्योंकि जीवन में, सबके जीवन में तो सुख दुख आता ही रहता है, उससे हमें निराश नहीं होना है, आगे ही बढ़ते रहना है। तो ये संदेश मैं जा के युवाओं को देता हूँ और अपने खुद के जीवन का उदाहरण देता हूँ सब साथी युवाओं को कि भाई जब मैं हासिल कर सकता हूँ, ये असाधारण सी सुनने वाली सिद्धियां आप भी हासिल कर सकते हैं, आप भी तो कुछ कम नहीं है। तो ये मेरा एक संदेश होता है। और बताना चाहता हूँ कि मुझे गुजरात सरकार की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसमें एक आई हब करके योजना है, उसमें मुझे उन लोगों ने सर्टिफाइड स्टार्टअप मेंटोर के रूप में ऑन बोर्ड किया है। तो इस तरीके से मैं स्टार्टअप्स को भी ऑन बोर्ड मेंटरिंग देता हूँ। और मुझे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में जॉइंट सेक्रेटरी गुजरात चैप्टर का, और विबीवा माने विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के गुजरात चैप्टर का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त। श्रोतागणों, एक इम्पॉर्टेंट जो मेरे जीवन का पड़ाव था वो ये भी था कि जब मैं 10वीं बोर्ड की परीक्षा मैंने पास की थी और 11वीं के वेकेशन के बीच में, 10वीं और 11वीं के बीच के, उस समय मैंने आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया सीखी थी। और उसकी प्रैक्टिस से और जो साधना सेवा सत्संग का जो ये 3 स्तंभ है, उसको जो मैंने जीवन में उतारा था, वो मेरे कैंसर से जो मेरी जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, जो पैरालिसिस के ऊपर जो विजय थी, और जो अचानक से युवावस्था में जो मेरी दृष्टि दिव्यांगता आई थी, इन सब का मुकाबला करने में, मेरा आंतरिक जो विल पावर जिसको कहते हैं, उसको मजबूत बनाने में, मेरे जो आध्यात्मिक जो नींव थी, फाउंडेशन थी, उसका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि किसी न किसी माध्यम से यू एक्सप्लोर योरसेल्फ और आप अपने अंदर की भीतर की शक्ति को पहचानिए, आध्यात्म से जुड़िए।